तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नॉर्मली कंट्रीज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री देन लेटर टू सर्विसेज, बट इंडिया शिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस. What are the reason for the huge growth services with respect to industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base? देखिए मैं क्वेश्चन को 4-5 बार जानते क्यों पढ़ता हूँ, इसीलिए कि कोई पार्ट छूट ना जाए. और आप लोग भी यही आदत डालिए, पहले क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ा करें. देखिए अब क्या है कि इसमें जानते क्या है, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि इंडिया जो है ना एग्रीकल्चर से सर्विस में डायरेक्ट शिफ्ट क्यों हो गया. कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री को क्यों बाईपास किया, मतलब इंडस्ट्री में कुछ कमी रही होगी. तो पहले आपको इंडस्ट्री की कमी बताना है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में ये बताना है कि सर्विस सेक्टर में इतनी ग्रोथ क्यों हुई है. थर्ड पार्ट में ये बताना है कि इंडिया कैन बिकम ए डेवलप्ड कंट्री विदाउट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस. फिर फोर्थ पार्ट में इसको काउंटर कर देना है कि इंडिया कैन नॉट बिकम. फिर लास्ट में कंक्लूजन ले सकते हैं. राइट. अब बात करें इंट्रोडक्शन की, तो देखिए क्या है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसको जो है ना आप पैराफ्रेज कर सकते हैं. ये देखिए क्या है कि इंडिया जो है ना एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुआ है ना, विदाउट द मेच्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. बस सिंपल सा 2 लाइन में. फिर इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट पार्ट कि इंडिया जो है ना एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में क्यों डायरेक्ट चला गया, यानी इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी. तो लिखिए कि चूँकि इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड. और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लैंड जो है ना मतलब प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था. तो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी उस समय, इसलिए इंडस्ट्री उतना डेवलप हो नहीं पाई. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड कि देखिए इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जो है ना इतना ज़्यादा इंडिया में इसमें नहीं था. बस 2 ही पॉइंट लिखना है. फिर इसके बाद लिखना है सेकंड पार्ट, बोला है कि रीजन फॉर सर्विस लेड ग्रोथ है. तो अब इसमें आप लोग पॉइंट ऑलरेडी बताए थे. एलपीजी रिफॉर्म्स आया है ना, ह्यूमन कैपिटल बढ़ा, इंग्लिश स्पीकिंग लोग बढ़ रहे हैं, ये सब जनरल पॉइंट है. ठीक है, लिख सकते हैं. फिर इसका थर्ड पार्ट है कि कैन इंडिया डेवलप विदाउट इंडस्ट्री. तो यस पहले लिखेंगे कि इंडिया कैन डेवलप, इसको फेवर में लिखेंगे. क्योंकि देखिए आज का टाइम क्या है, डिजिटल इकोनॉमी. तो डिजिटल इकोनॉमी जो है ना ये क्या है ना बहुत जल्दी से जो है ना एक्सपांड कर सकती है. एग्जाम्पल सिंगापुर, इंडस्ट्री बहुत कम है लेकिन वहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी टूरिज्म बहुत स्ट्रांग है, जिससे क्या है ना कि जो है ना ये सिंगापुर का ड्राइव कर रहा है बेसिकली. और वहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत ही हाई है, और ये तो उसका आइडेंटिफिकेशन है कि इसका डेवलप कंट्री होने का. फिर इसके देखिए काउंटर में कि इंडिया कैन नॉट बिकम. तो इसमें आप ये लिख सकते हैं बेसिक्स है कि देखिए जो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री क्रिएट करेगा वो सर्विस नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है ना वो नहीं कर पाएगा. दूसरी चीज़ कि इंडस्ट्री में जो लोग उतना स्किल्ड नहीं है ना वो भी जॉब पा सकते हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए क्या है ना कि प्रॉपर स्किल्ड चाहिए. तो ये भी एक आप लिख सकते हैं. फिर कंक्लूजन. तो देखिए क्या है कि चूँकि इसने एंड किया है क्वेश्चन को कि इंडिया कैन बिकम डेवलप कंट्री विदाउट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, तो आप इसको इसी से शुरुआत कीजिए कि 10 इंडिया कैन बिकम डेवलप कंट्री इवन विदाउट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, बट दैट डेवलपमेंट विल नॉट बी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव. सो इफ इंडिया वांट्स टू इंश्योर what sustainable development, so India has to focus on make in India and digital economy, I mean digital India both है, so that India can really achieve developed India target by 2047. ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं बेसिकली. सेकंड क्वेश्चन में देखिए while we flaunt India's demographic dividend we ignore the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? And where will the jobs that India desperately needs come from? Explain. अब देखिए इसमें क्या है ना कि थोड़ा इसमें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है अंडरस्टैंडिंग करने में कि कितने पार्ट्स हो सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जानते हैं क्या आप ले सकते हैं कि व्हाट आर द एरियाज या फिर व्हाट आर द सेक्टर्स जहाँ पे ड्रॉपिंग रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखा जा सकता है. सेकंड पार्ट में कि उसके रीज़न क्या हैं कि एम्प्लॉयमेंट घट रहा है इंडिया में, और थर्ड पार्ट में कि अगर घट रहा है इंडिया में तो जॉब आएगी कहाँ से. तो बेसिकली 3 पार्ट ये पूछ रहा है. तो क्या है ना देखिए कैसे पूछ रहा है, उसका ऑर्डर देखिए ना कि कहाँ पहले घट रहा है एम्प्लॉयमेंट, क्यों घट रहा है, और फिर वो जॉब कहाँ से आएगी. मतलब देखिए यूपीएससी की ब्यूटी देखिए ना कैसे क्वेश्चन बनाता है वो. फिर देखिए इसमें क्या है ना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं जो आप लोगों ने बताया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. फिर लिखिए कि एग्जाम्पल्स मतलब सेक्टर जहाँ पे ड्रॉपिंग रेट्स कम हो रहा है, तो एक तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर चूँकि उसका ऑटोमेशन हो रहा है
तो लोग जो है ना उससे निकाले जा रहे हैं सभी सेक्टर से। दूसरा चीज़ एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। अब लिखिए कि जो है ना ऐसा हो क्यों रहा है, तो बहुत जनरल पॉइंट है यार। स्किल गैप है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल का एडवांसमेंट हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा इंडिया में, इसलिए भी हो सकता है। बहुत जनरल पॉइंट है ये तो। अब देखिए वो जॉब आएगी कहाँ से, तो एक तो हम इसको नहीं बोल सकते गिग इकॉनमी, ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन चल रहा है ना बहुत ज़्यादा गिग इकॉनमी का चल रहा है। सेकंड ग्रीन इकॉनमी, रिन्यूएबल एनर्जी जो टारगेट छोड़ रहा है, सोलर पावर प्लांट सब बनाना है, सब यहाँ से जॉब तो क्रिएट होगी ना। फिर MSME ले सकते हैं बेसिकली, आप लोगों ने बताया था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ले सकते हैं, ई-कॉमर्स, ये सब ले सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो ठीक है ना। इसमें जाने क्या मेरे को क्या है ना कि मोदी का एक स्टेटमेंट याद आता है हमेशा कि नाउ यू नो व्हाट, नाउ दिस इज द राइट टाइम दैट इंडिया शुड मूव फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर। मतलब कि पहले लोग जॉब ढूंढ रहे थे, तो अब जॉब ढूंढने से हमको जाना है जॉब देने में, बेसिकली जॉब क्रिएटर बनना है, ना कि जॉब ढूंढना है। तो बेसिकली है ना, तो ये थोड़ा सा आप लिंक थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा बेसिकली। फिर अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो विथ अ कंसिडरेशन टुवर्ड्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, द न्यू कंपनी बिल 2013 हैज इनडायरेक्टली मेड CSR मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस, डिस्कस द चैलेंजेज एक्सपेक्टेड इन इट्स implementation in right earnest and also discuss other provision in the bill and their implications। देखिए क्या है ना कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो CSR को मैंडेटरी किया गया है 2%, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या चैलेंजेज आएगा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कि उसके और क्या प्रोविजन 2013 के एक्ट में है। फिर क्या है ना पूछ रहा है उसका इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन हमेशा 2 पार्ट्स में होता है, पॉजिटिव एंड। देखिए एक चीज़ आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, इम्प्लीकेशन हो, इम्पैक्ट हो, या फिर इफेक्टिवनेस हो, या फिर इन्फ्लुएंस हो, हमेशा उस क्वेश्चन के 2 पार्ट बनेगा। आई रिपीट, इम्प्लीकेशन हो या फिर इफेक्टिवनेस हो या फिर इम्पैक्ट हो या फिर इन्फ्लुएंस हो, उसके 2 पार्ट बनेगा, या सर नो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, सक्सेस फेलियर, जो भी आप कहना चाहें। तो आप है ना ये गलतियाँ मत कीजिएगा आप लोग। तो देखिए क्या है ना, अब इसका इंट्रोडक्शन जो है ना सिंपल सा आप ये लोग ले सकते हैं कि वही कि 2% जो है ना इसने मैंडेटरी कर दिया है लार्ज कंपनी के लिए, ठीक है। चैलेंजेज में तो वही आप लोगों ने बताया था कि भाई रीजनल इम्बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी कहाँ है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में है। दूसरी चीज़ कि भाई मॉनिटरिंग कैसे होगी भाई कि कौन सी कंपनी कैसे काम कर रही है, तो भाई इसमें करप्शन का स्कोप है। ये 2-3 चैलेंज ऐसा लिख सकते हैं। अदर प्रोविज़न बोला है, तो आप लोगों ने बताया था कि अगर कोई भी कंपनी हो तो उसमें अदर प्रोविज़न क्या हो सकता है कि उसमें कोई ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, NCLAT है। फिर जो है ना डायरेक्टर का जो बोर्ड है ना, बोर्ड डायरेक्टर, उसको अच्छे से अपॉइंटमेंट करने में, सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाओ। फिर जैसे आप लोगों ने बताया था कि एक B1 को डाल दो भाई कम से कम उसमें, तो उससे जेंडर जस्टिस बढ़ जाएगा। तो ऐसे सोचना है। फिर क्या है कि इम्प्लीकेशंस पूछा है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, राइट, SDG गोल को अचीव कर पाएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ेगा। अगर इसके नेगेटिव की बात करें ना, नेगेटिव का, तो इसका नेगेटिव जानते क्या होगा, अब इसलिए आप लोगों ने बताया था FDI जो है ना, FDI जो है ना, इसका क्या होगा, घटेगा इंडिया में। क्योंकि भाई अगर कंपनी को फायदे नहीं होगा तो फॉरेन कंपनी क्यों आएगी इंडिया में, ऑब्वियसली ये होगा। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली है ना कि देखिए जो CSR का जो प्रोविज़न है ना वो गांधी के ट्रस्टीशिप से लिंक है। इसलिए क्या है ना कि गांधी के आइडियल्स को जो भी ये जो है ना इंडिजन करता है, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है ना कि बोल रहा है कि व्हाट वर द रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 एंड डिस्कस क्रिटिकली इट्स सैलिएंट फीचर एंड देयर इफेक्टिवनेस। तो इसमें फर्स्ट रीजन पूछा है, फिर फीचर पूछा है, लेकिन क्रिटिकली वर्ड लगाया है, तो फीचर के कुछ लिमिटेशंस भी होंगे तो हो जाएगा। फिर इफेक्टिवनेस लगाया है, तो उसके सक्सेस भी होगा और फेलियर भी होगा। तो बेसिकली इसके 5 पार्ट हो गए। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, तो सोचिए इतना छोटा क्वेश्चन 5 पार्ट हो गया है। यही है UPSC का गेम। तो देखिए क्या है कि इसका जो है ना FRBM को सीधे लिख दीजिए कि जो है ना कि जो है FRBM जो एक्ट है ना वो 1900 जो LPG-5 में है ना, उसके बाद इसको लाना पड़ा है, खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर क्या है ना कि है ना इसको ऐसा लिख सकते हैं बेसिकली, मतलब 1981 से, अब 1991 से जो है ना आप इसको लिंक कर सकते हैं, है ना। रीजन क्या है, रीजन में आप लिख सकते हैं फिजिकल डिपॉजिट बढ़ रहा है इसलिए लाया गया, डेट बढ़ रहा है गवर्नमेंट के इसलिए लाया गया है ना, ये सब बढ़ रहा है। हाई रेवेन्यू डिपॉजिट है ये बढ़ रहा है, इसलिए भी लाया गया। फिर सैलिएंट फीचर, तो फीचर में क्या होगा जानते हैं, फीचर में क्या होगा,
फीचर में आप लिख सकते हैं कि जो है ना कि इसमें जो है ना रेवेन्यू डिफिसिट को एलिमिनेट करने की बात, ये प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है कि जो है ना रेवेन्यू डिफिसिट को 2% नहीं किया गया है। उसे पूछा था 2%, नहीं 0 करने की बात की, ध्यान रखना। फिजिकल डिफिसिट को 3% किया गया है, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। यही कुछ ले सकते हैं। फिर इसका सक्सेस, तो सक्सेस जो है कि जो है ना कि अच्छी बात ये है कि अभी तक जो है ना फिजिकल डिफिसिट जो है ना 3% से नहीं बढ़ा है, तो थोड़ा सा ये इसका अचीवमेंट है। फेलियर देखिए ले वही देखिए क्या है ना कि इसमें क्या है कि अभी जो क्राइसिस आया था, जैसे आप लोगों ने बताया, जो क्राइसिस आया था 2008 का, तो क्या नहीं इसको जो है ना क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। हाँ, तो इसका जो है ना लिमिटेशन, चूँकि इसमें कोई स्केप क्लास है नहीं कि मतलब ऐसा कुछ हो गया तो ये स्केप क्लास को बाद में ऐड किया गया है, तो ये इसका लिमिटेशंस है, राइट। हाँ, फिर इसमें जो है ना आप एन के सिंह कमेटी से जो है उसको आप कंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन है टैक्स एक्सपेंडिचर का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर, टेकिंग हाउसिंग सेक्टर एज एन एग्जांपल, डिस्कस हाउ इट इन्फ्लुएंस द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए क्या है ना कि इसमें जो है ना टैक्स एक्सपेंडिचर को डिफाइन कर दीजिए सिंपल इंट्रोडक्शन में। फिर लिख दीजिए कि हाउसिंग सेक्टर में कैसे टैक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है। फिर लिखिए कि जो है ना उसका इन्फ्लुएंस क्या है बजटरी पॉलिसी में, तो उसके पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। तो टैक्स एक्सपेंडिचर को डिफाइन कर दीजिए कि देखिए टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है। जो गवर्नमेंट जो है ना लोगों को छूट देती है टैक्स में कि ठीक है आप जो है ना ऐसा काम कर रहे हैं तो ठीक है आपको जो है ना मैं इतने % की छूट देता हूँ, टैक्स एग्जम्पशन जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो टैक्स एक्सपेंडिचर है बेसिकली, राइट। अब हाउसिंग सेक्टर में कैसे देती है, तो बोलती है कि ठीक है भाई आप बहुत गरीब है तो लो आप पैसा ले लो, चलो हाउसिंग के लिए पैसा ले लो, लेकिन जो है ना आप केवल प्रिंसिपल दे देना, इंटरेस्ट मत देना। फिर दूसरा बोलती है कि ठीक है अगर आप इंटरेस्ट देना है तो कम देना। तीसरा बोलती है कि ठीक है यदि आप रेंट में ले रहे हैं हाउस ना तो ठीक है आपको GST कम लगाऊंगा। ये कुछ प्रोविज़न है ना। फिर क्या है देखिए उसके पूछा है कि आई मीन बजटरी पॉलिसी भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि एक तो इस सोशल इंक्लूजन बढ़ेगा चूँकि गरीब लोगों को घर मिल जाएगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ेगा इंडिया में, एग्जाम्पल मेक इन इंडिया, है ना। और थर्ड बढ़ेगा जो आप लोग बताया था कि जो है ना कि वो आप लिख सकते हैं, है ना, हाउसिंग को प्रमोट करेगा ये सब जो, ठीक है। निगेटिव तो एक तो ऑब्वियस पॉइंट है कि है ना रेवेन्यू लॉस होगा गवर्नमेंट का, है ना। दूसरा चीज़ जानते क्या है कि भाई किसको कितना बेनिफिट मिलेगा, किसको कितना एग्जम्पशन मिलेगा, इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा गवर्नमेंट के लिए। तो मतलब टैक्स कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी बजटरी पॉलिसी में, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं सेकंड वाला। कंक्लूजन में वही कि देखिए क्या है ना, ये देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी सब चीज़ लिख चुका है, तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो मैंने लिखा कि देखिए इंडिया क्या है ना एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, इसलिए क्या है कि उसको भाई वेलफेयर स्कीम में फोकस करना है, और टैक्स जो एक्सपेंडिचर है ना एक अच्छा टूल है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी रेशनलाइज्ड। तो मैं कुछ ऐसा बेसिकली इसको लिख दूँगा। तो बस यही है।